नमस्कार साथियों, विजय पिंगोले क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारा घुइल वंश चल रहा था, उसके अंतर्गत हम रावल शाखा तक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं राणा शाखा। राणा शाखा की हम चर्चा करें उससे पहले हम मालदेव सोनगरा की बात कर लेते हैं, जो कि कानड़ देव के भाई थे। ठीक है, मालदेव सोनगरा। जैसा कि आपको पता ही है, हमने रावल शाखा के अंतर्गत पढ़ा था कि जो खिलजी खां थे वह मालदेव को अपना प्रशासक बनाकर स्वयं दिल्ली चले जाते हैं। तो मालदेव को प्रशासक कब बनाते हैं? 1316 से 26 तक, मतलब 1316 से 26 तक मालदेव मेवाड़ के जो है प्रशासक यानी शासक रहते हैं। एक तरीके से शासक ही कह सकते हैं। ये मालदेव सोनगरा किसके भाई थे? कानड़ देव के भाई, कानड़ देव चौहान के भाई। कानड़ देव चौहान के ये भाई थे। जैसे कि कानड़ देव पर जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने, तब यह यहाँ से निकल गए थे, मालदेव है ना, वहां से निकल गए थे और बाद में अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे अलाउद्दीन के साथ में रहे। उसके बाद में खिलजी खां ने जब इसे प्रशासक नियुक्त किया, तब ये वहां के शासक बने। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक शासक रहे। इसे मूछला मालदेव भी कहा जाता है, मूछला मालदेव। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, ये तो थे इसके जो शासनकाल कब से कब तक ये रहा। अब नेक्स्ट हम आगे चर्चा करते हैं हमीर देव। हमीर देव नहीं, सॉरी, हमीर ही ओनली फॉर हमीर सिंह लिख देते हैं हम इसे, या सिसोदिया, हमीर सिसोदिया लिख देते हैं, हमीर सिसोदिया। ठीक है, ये है प्रथम शासक राणा शाखा के। कब से कब बने? अब इनके बनने से पहले एक बार कहानी भी सुन लेते हैं। इनकी कहानी यह है कि अरी सिंह इनके पिता का नाम था। पिता का नाम अरी सिंह। अब अरी सिंह सामंत थे किसके? सिसोदा गांव के। ठीक है, उनके पुत्र होते हैं हामिर। अब यह केवल उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थे, ये चले जाते हैं मालदेव सोनगरा की सेवा में। कौन? सिसोदिया, अपने हामिर सिसोदिया। मालदेव सोनगरा की सेवा में जाते हैं। मालदेव सोनगरा की सेवा में जाते हैं। इनका शासनकाल भी लिख लीजिए, 1326 से 64, 1364 ये इनका शासनकाल था। ठीक है, मालदेव सोनगरा की सेवा में जाते हैं। अब वहां सेवा में जाने के बाद मालदेव की जो पुत्री थी उनसे ये विवाह कर लेते हैं, यानी पहले प्रेम होता है फिर विवाह हो जाता है। मालदेव की पुत्री से विवाह करते हैं। मालदेव की जब ये पुत्री से विवाह कर लेते हैं, उसके बाद में 1326 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। मालदेव की जब मृत्यु होती है, तब इसका एक पुत्र था मालदेव का, बनवीर। बनवीर, ठीक है, ये किसका पुत्र था? मालदेव का। इसे परास्त कर कर चित्तौड़ पर अधिकार करता है। अब चित्तौड़ को यह पुनः प्राप्त कर लेता है, तो इस कारण से इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं घुइलों का भी उद्धारक कह ही सकते हैं, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक के साथ साथ में और अगर हम इसमें पॉइंट्स की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो छापामार पद्धति, छापामार
युद्ध व गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध के भी जनक जाने जाते हैं, जनक। ठीक है, छापामार पद्धति व गुरिल्ला युद्ध के भी क्या है, जनक है। नेक्स्ट हम इसकी चर्चा करते हैं, सिंगोली का युद्ध होता है, सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध की हम चर्चा करें तो ये किन किन के मध्य होता है, एक तो हमारे हामिर है ना, दूसरे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों के मध्य सिंगोली का युद्ध होता है। सिंगोली कहां पड़ता है, एमपी उज्जैन, एमपी उज्जैन में पड़ता है सिंगोली। तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की क्या होती है, हार। जीतते कौन है, हमारे हामिर देव चौहान, हामिर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने राणा लगाना शुरू किया। सर्वप्रथम राणा लगाना किसने शुरू किया, हामिर ने, यानी हामिर राणा। ठीक है, अब जब इन्होंने राणा लगाया, प्रथम बार इन्होंने ही लगाया था, उसके बाद में जो आगे आने वाले शासक थे उन्होंने राणा महाराणा की उपाधियां धारण की, राणा व महाराणा। आगे आने वाली धारणाएं क्या करती है, राणा व महाराणा की उपाधियां धारण करती है। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत चर्चा करें, इन्होंने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाते हैं। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर का क्या कराते हैं, निर्माण कराते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत चर्चा करें, तो वो है अपना क्या नाम से 1364 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1364 में क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसके पुत्र बनते हैं, इसके पुत्र खेता शासक बनते हैं। ठीक है, 1364 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1364 के बाद में खेता शासक बनते हैं अगले। और नेक्स्ट अगर हम इसके बिंदु की बात करें इसके अंतर्गत, तो रसिक प्रिय व कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इन दोनों के अंतर्गत इसे विषम घाटी पंचनानी कहा गया है, विषम घाटी पंचनानी कहा है। इन दोनों के अंदर इसे ये रसिक प्रिय जो ग्रंथ है ये महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया है। इन दोनों के अंदर इसे विषम घाटी पंचनानी कहा गया है, अर्थात कि युद्ध क्षेत्र के अंदर सिंह के समान। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे हामिरदेव चौहान के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे शासक हैं खेता। अगर इनके शासनकाल की बात करें हम तो 1364 तक तो इनका था। अब 1364 से आगे इनका शासनकाल आता है 82 तक, 1364 से 82 तक यह इनका क्या है, शासनकाल है, किसका, खेता का। अब खेता में एक ही समस्या है, वो यह है कि इन्होंने मालवा के शासक गोरी खा को क्या है, पराजित किया था, मतलब उस पर आक्रमण करके उसे पराजित किया था। तब से मेवाड़ मालवा संघर्ष क्या है, प्रारंभ हो जाता है। ये एक पॉइंट से इसमें खेता के अंतर्गत। ठीक है, उसको मैं लिख ही देता हूं। मालवा के शासक दिलावर खां, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया हूं मैं, दिलावर खां के
ऊपर आक्रमण करके उसे परास्त करता है, उसे परास्त करता है। तब से मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ होता है। दोस्तों इसने कई सारे क्षेत्र भी जीते थे, जहाजपुर, अजमेर, ऐसे कई सारे इन्होंने क्षेत्र भी जीते थे। ठीक है, इसके बाद हमारे नेक्स्ट शासक बनते हैं लाखा। ठीक है, जिन्हें लक्षिंग भी कहते हैं। ये हम चर्चा करते हैं, इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं, फिर इसको प्रॉपर चर्चा करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। ठीक है, इनके शासनकाल की बात करें तो 1382 तक तो हमारे कौन थे, खेता। अब आगे कहां तक थे इनका शासनकाल, 1421। ठीक है, 1421 तक इनका शासनकाल था। अब इसके अंतर्गत हम बात करें तो इनके समय में राणा लाखा के समय में पिछोड़ा एक बंजारा था, उनके द्वारा पिछोला झील का निर्माण कराया गया। पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, है ना। और एक ये पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया, तो पिछोड़ा बंजारे ने। पिछोला से पिछोड़ा ऐसे याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है लाखा के अंतर्गत पॉइंट। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत लाखा के अंदर पॉइंट, इसके समय जावर माइंस से चांदी व शीशा निकाला जाता था। जावर माइंस जो कि उदयपुर में है, इससे क्या है, चांदी व शीशा निकाला जाता था। दोस्तों पिछू है, पिछूड़ा नहीं है, पिछू बंजारा। ठीक है, नेक्स्ट है इसने बूंदी पर आक्रमण किया। बूंदी पर आक्रमण किया तो बूंदी को यह जीत नहीं सका। जैसे बूंदी पर इसने आक्रमण किया, बूंदी को जीत नहीं सका। पुनः ये जब लौट रहा था रास्ते में, तो वो उस पराजय से उससे थोड़ा नाराज हुआ, है ना। तो यह क्या किया, मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त किया। ठीक है, बूंदी पर आक्रमण किया, वह बूंदी को नहीं जीत सका, लेकिन बूंदी का जो दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग, उसे मिट्टी का बनाकर उसे ध्वस्त किया। अब ध्वस्त किया ये तो ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट इसमें आता है, इनका एक सेनापति था कुंभाहाड़ा, है ना। तो इन्होंने इनसे कहा, कुंभाहाड़ा ने, कि महाराज आप ऐसे ही दुर्ग को पैरों से रौंद दोगे या कुचल दोगे, उसमें कोई वीरता नहीं है। आप एक युद्ध करके उस दुर्ग को कुछ करो, तो हम समझते भी हैं कि इसमें कुछ वीरता है। तो कुंभाहाड़ा तो वैसे भी वो बूंदी अपना हाड़ौती क्षेत्र के अंदर था, वहां पे हाड़ा शासकों का राज था, हाड़ा चौहानों का। तो उसके अंतर्गत कुंभाहाड़ा भी थे, क्या थे, हाड़ा थे। तो उन्होंने कहा कि ये कोई वीरता नहीं है, आप मुझसे युद्ध करो, मैं इसको बचाने के लिए आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तो होने को तो ये इन्हीं की तरफ थे, बट लेकिन उन्होंने ना अपना हाड़ा का एक तरीके से हम कह सकते हैं कर्तव्य निभाया।
ठीक है, भले वो नकली ही सही, अपने प्राणों की आहुति दी। किसने? कुंभाहाड़ा ने। ठीक है, इसे बचाने के लिए, मिट्टी के दुर्ग को बचाने के लिए, इसे बचाने के लिए कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की आहुति दी। युद्ध में, यूं कह सकते हैं, प्राण या वीर गति को प्राप्त है। प्राण, कुंभाहाड़ा ने अपने, इसे बचाने के लिए कुंभाहाड़ा ने युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, हम कह सकते हैं, क्योंकि हम वीर ही कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि वो, उन्होंने बेशक ही मिट्टी का दुर्ग, लेकिन अपना फर्ज निभाया, प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करें लाखा की, तो ये दरबार के अंतर्गत बैठे थे। तब एक राव चूड़ा है, राव चुंडा, ठीक है, ये राव चुंडा जो शासक थे, है ना, तो इन्होंने अपनी पुत्री हंसाबाई का जो विवाह का जो निमंत्रण है, वह आया था मारवाड़ के चुंडा राठौड़ थे, जो इन्हीं के पुत्र थे। किनके? अपने लाखा के, चूड़ा राठौड़, है ना, वो उस समय बाहर गए हुए थे, उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आया था हंसाबाई का। तो उस समय वो बाहर गए हुए थे, तब मजाक में लाखा ने कह दिया, अरे भाई, हम बूढ़ों के लिए कौन नारियल लाएगा, मतलब रिश्ते के लिए जब नारियल लेके जाते हैं तो हम बूढ़ों के लिए कौन नारियल लाएगा। तब रणमल थे चुंडा के, और हंसाबाई की बहन थी हंसाबाई रणमल, ठीक है, रणमल की बहन थी हंसाबाई, और ये क्या थी? पुत्री इसकी, ठीक, चुंडा की पुत्री। ठीक है, तब रणमल ने कहा कि हम आपसे शादी तो कर देंगे इसकी, है ना, बट हंसाबाई से जो संतान प्राप्ति होगी वही अगला शासक बनेगा, तो हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। जब यह बात हमारे चूड़ा राठौड़ को पता चली, सॉरी, चूड़ा राठौड़ नहीं, चूड़ा राणा या चूड़ा राणा कह सकते हैं, सिसोदिया को कह सकते हैं। चूड़ा राणा को जब ये बात पता चली कि ऐसी और ऐसी बात है, तो इन्होंने अपने शासन पद से त्याग दे दिया, मतलब इन्होंने कह दिया मैं सिंहासन नहीं, राज नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस जो इन्होंने ये आहुति दी, उसको देखते हुए इन्हें राजस्थान का भीष्म पिता कहा गया। जिस प्रकार से महाभारत काल में भीष्म पिता ने विवाह ना कर कर सिंहासन को त्याग दिया था, उसी प्रकार से इन्हें भी यह उपाधि दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है, इनसे मोकल प्राप्त होता है, हंसाबाई से और लाखा से मोकल। तो अगला शासक बनता है मोकल। ठीक है, नेक्स्ट शासक मोकल की अगर हम चर्चा करें तो इसका शासनकाल था 21 तक। ठीक है, तो 1421 से 33 तक। ठीक है, ये था मोकल का शासनकाल। ठीक है, अब मोकल की हम चर्चा कर लेते हैं। 1433 लिख देता हूं प्रॉपर। ठीक है, मोकल की हम चर्चा करें तो इसने 1428 में फिरोज खां को हराया। ठीक है, नेक्स्ट है इसने 1433 में जिलवाड़ा का युद्ध, ये फिरोज खां को दोस्तों नागौर में युद्ध हुआ था, रामपुरा का युद्ध नागौर में, उस युद्ध में हराया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रामपुरा का युद्ध कब हुआ? 1428 में। जिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1433 में। ठीक है, जिलवाड़ा के युद्ध में अहमद शाह को हराया। ठीक है, अब जब ये जिलवाड़ा का युद्ध हुआ था, उसमें विजय प्राप्त कर ली थी। उसी के बाद में खेता की जो उपपत्नी थी
उनके पुत्र हुए, चाचा हुआ मेरा। लिख देता हूं मैं पूरी लाइन। खेता की उपपत्नी के पुत्र चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। इसी युद्ध के दौरान मोकल की हत्या कर दी। युद्ध के बाद में कह सकते हैं हम, युद्ध तो जीत लिया था, कर दी। ठीक है, अब मोकल के हम कुछ और चीज की चर्चा कर लेते हैं। इसने जो आबू के, इसने आबू के एक शासक थे भोज परमार, मैंने इसका वो वर्णन भी बताया था, परमार। ठीक है, इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था भोज परमार ने। आबू के थे ये, परमार वंश के थे। तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर, मतलब इस मंदिर का विनिर्माण करवाकर, जीर्णोद्धार करवा, कुछ टूट फूट जाता है, कुछ भी हो जाता है ऐसा, तो उसको जीर्णोद्धार कराकर इस मंदिर को इसने बाद में समदेश्वर मंदिर या फिर इसे मोकल मंदिर का नाम दिया, यानी वर्तमान में इसे समदेश्वर या मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसकी रानी थी सौभाग्यवती, सौभाग्य देवी या वती कह सकते हैं हम, सौभाग्य देवी। ठीक है, इनसे पुत्र का जन्म होता है कुंभा का। ठीक है, सौभाग्यवती से किसका पुत्र, मतलब किसका जन्म होता है, कुंभा का, महाराणा कुंभा का। ठीक है, और मोकल ने कई सारी वेधशालाओं का निर्माण करवाया। मोकल द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया, मोकल द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया। मेवाड़ में, मेवाड़ के अंतर्गत कराया था निर्माण, वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, और नेक्स्ट हम चर्चा कर सकते हैं, इन्होंने झालावाड़ में, इन्होंने झालावाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो इनसे संबंधित थे, कुछ जो इसके अंतर्गत हमने पढ़े। इसके बाद में नेक्स्ट शासक बनते हैं हमारे महाराणा कुंभा। इसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनते हैं, महाराणा कुंभा, है ना। ठीक है, अब इसके अंदर एक कुछ विद्वान भी थे इसके, विष्णु भट्ट, भागेश्वर भट्ट इनके विद्वान थे, और ना विष्णु भट्ट और भागेश्वर भट्ट भी इनके विद्वान थे। विद्वानों का चर्चा कर लेते हैं। विद्वान विष्णु भट्ट और वागेश्वर भट्ट। ठीक है, और एक और चीज की हम चर्चा कर लेते हैं साथ के साथ ही, वास्तुकार होगी, इनके जो वास्तुकार चित्रकार ऐसे कुछ थे उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो धन्ना, पन्ना, धन्ना, पन्ना व मन्ना, ये कुछ इनके वो थे, वास्तुकार कह सकते हैं, चित्रकार कह सकते हैं, ये इनके क्या थे, दरबारी थे। ठीक है, ये कुछ इसमें पॉइंट्स थे मोकल के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा शासक आता है कुंभा, उसकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत। ठीक है, कुंभा की चर्चा करेंगे हम अगले क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।